हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14.10 फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस की। तो अभी तक हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर चुके हैं, ऑसिलेशन की बात कर चुके हैं और हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन भी पढ़ लिया है। जब ऑसिलेशन हो रहा है, एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रही है तो जो मीडियम है उसको मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। एंड बाय एंड बाय ग्रेजुअली जो मोशन है वो डाई आउट हो जाएगा एंड दैट इज़ द डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है वो कंटिन्यूसली होता रहे, ठीक है, वो डाई आउट ना हो ड्यू टू द डैम्पिंग। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और ये एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली उस पर जो हमारा पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसको कंटिन्यूसली ऑसिलेट कराएगा। एंड ऑब्वियसली इसकी भी हम उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, उस फोर्स की भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो हमारा बॉडी जो पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले तो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, दैट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और धीरे धीरे उसके बाद उसको टेक ओवर कर लेगा जो फोर्स ऑसिलेटर है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को इस लास्ट पैराग्राफ में चैप्टर के। ऑलमोस्ट ऑल पैराग्राफ हम कवर कर चुके हैं चैप्टर के, तो ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, ठीक है। तो उसको देखते हैं। ओके, सो अब मैं अब एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो व्हेन अ सिस्टम सच एज सिंपल पेंडुलम और a block attached to a spring is displaced from its equilibrium position and release, ठीक है। तो हमें पता है जब भी हम एक पेंडुलम की ही बात करें या एक ब्लॉक की बात करें, सबसे पहले हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो हमें उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वहीं से उसको रिलीज़ करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं और रिलीज़ करते हैं। और वो पता है हमें वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स उसमें एक्ट करेगा उसकी वजह से। ओके, नाउ it oscillate with its natural frequency omega and the oscillation are called free oscillation, ठीक है। तो अपनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा से वो ऑसिलेट करेगा और इसको फ्री ऑसिलेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ ऑल फ्री ऑसिलेशन इवेंचुअली डाई आउट बिकॉज ऑफ द एवर प्रेजेंट डैम्पिंग फोर्सेस, ठीक है। तो क्या अगर एक पेंडुलम को मैं उसकी मीन पोजीशन से ऑसिलेट कराता हूँ और क्या ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं ये ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डैम्पिंग फोर्सेस है, मीडियम एयर प्रेजेंट है उसको अपोज कर रहा है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है, उसकी वजह से ये डाई आउट हो जाएगा। देखिए, दिस इज कॉल्ड अ डैम्पिंग दैट आई हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट पैराग्राफ। सो नाउ हाउएवर एन एक्सटर्नल एजेंसी कैन मेंटेन दिस ऑसिलेशन, बट हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली ही ऑसिलेट करता जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर एक चाइल्ड है जो स्विंग कर रहा है, एक झूले में झूल रहा है, ओके, तो अगर वो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाए तो एक टाइम के बाद या वो खुद भी फोर्स ना लगाए तो अल्टीमेटली जो ऑसिलेट कर रहा है वो स्विंग वो रुक जाएगा। बट अगर क्या करा जाए, बाहर से पीछे से कोई उसको लगातार एक फोर्स अप्लाई करता जाए एट ऑब्वियसली एट एज अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो कंटिन्यूसली वो स्विंग है ऑसिलेट करता जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा फोर्स और ड्रिवन ऑसिलेशन, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल एजेंसी ऑसिलेट कराएगी, मेंटेन कराएगी ऑसिलेशंस, दिस इज़ द फोर्स और ड्रिवन ऑसिलेशन। We considered the case when the external force is just self periodic, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल फोर्स में पीरियडिक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स, उसकी ही बात करने वाले हैं इसमें। ओके, सो नाउ विद अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। तो ओमेगा डी क्या है? ये है जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है, जो फोर्स ऑसिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नाउ एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो फ्री ऑसिलेशन डाई आउट ड्यू टू डैम्पिंग, ठीक है। तो फ्री ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ इसमें, ठीक है। जैसे कि गिटार है, सपोज गिटार में जो अगर हम क्या करें, बस उसको एक बार प्लग करके छोड़ दें गिटार की स्ट्रिंग को, तो आप पूरी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करती है। बट एक गिटार प्लेयर जब गिटार को प्ले करता है वो लगातार अपने हैंड से उसको ऑसिलेट कराएगा। तो गिटार की स्ट्रिंग किस ऑसिलेशन, किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी?
तो जिस फ्रीक्वेंसी से गिटार प्लेयर ऑसिलेट करा रहा है स्ट्रिंग को, ठीक है, तो दैट इज़ द ड्रिवन फ्रीक्वेंसीज है। आई होप ये दोनों एग्जांपल और बहुत और एक एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं, जिससे आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। द मोस्ट familiar example of force oscillation is when a child in a garden swing periodically presses his feet against the ground or someone else periodically gives the child a push to maintain oscillation। है तो मैंने एग्जाम ऑलरेडी दे दिया, तो ये भी हो सकता है, ये बात मैं कहना भूल गया था कि वो बच्चा खुद भी पैरों से पुश कर रहा है ग्राउंड को या कोई पीछे से पुश कर रहा है पीरियडिकली, ये फोर्स ऑसिलेशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, अब थोड़ा मैथमेटिक्स आ जाएंगे इसकी और देखते हैं। सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एम्पलीट्यूड एफ नॉट दैट वेरीज पीरियडिकली विद टाइम इज सप्लाइड टू अ डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स, ये जो फोर्स है ये टाइम का फंक्शन है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम मतलब पीरियडिक है, ओके। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एफ नोट है, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स एफ नोट लगेगा, ओके, वेरी कर रहा है टाइम के साथ ये, ठीक है। नाउ कहने का मतलब ये जैसे कि फोर्स लगा रहे हैं ना, अगर देखोगे आप जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में दिया है, तो क्या वो फोर्स जो हम पुश कर रहे हैं चाइल्ड को लगातार पुश कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, हम क्या कर रहे हैं उसको जब वो एंड पे आ रहा है, एज पे आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तब पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पे डिपेंड करे, एक टाइम के बाद पुश कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो जो मैक्सिमम फोर्स है वो एफ नॉट हमने बोल दिया, ओके। और तो डैम्प ऑसिलेशन पे लगाया हमने, और फोर्स को क्योंकि ये पीरियडिक है, ठीक है, और पीरियडिक मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है एसएचएम की उस तरह से, तो ये पीरियडिक है इसलिए हमने फोर्स को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, एफ टी, फोर्स क्योंकि टाइम का फंक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स है, एम्पलीट्यूड एफ नॉट, ठीक है, टाइम्स कॉस ओमेगा डी डी टी, जिसमें ओमेगा डी इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी से हम इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, टाइम्स टी। इक्वेशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि कैसे ये हमने इक्वेशन जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा था उसके लिए भी हमने डिराइव की थी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो जाएगी इस फोर्स की इक्वेशन, दिस पीरियडिक फोर्स की इक्वेशन, ओके। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ अ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड अ टाइम डिपेंडिंग ड्राइविंग फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स तो एक्ट होगा ना, किस तरह एक्ट होता है हमें पता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरह एक्ट होता है जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है। डैम्पिंग फोर्स जो उसको स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस एयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और टाइम डिपेंडिंग ड्राइविंग फोर्स जिसकी बात हमने अभी की। तीनों को कंबाइन करके जब हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा। उसमें नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा एम ए, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, और नेट फोर्स क्या आ जाएगा, ये कौन सा फोर्स है, ये है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। के इस ये जैसे कि स्प्रिंग के लिए हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, ओके। तो दिस रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, ऑलरेडी हम सबसे पहले इसकी बात की थी हमने। देखो सेकेंड जो फैक्टर है वो क्या है, ये डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है। इसके बाद में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, ये तो हमेशा अपोज करेगा, ठीक है, जो भी हमारा ऑसिलेशन है उसकी अपोज करेगा, डैम्प करेगा उसको, ओके। और ये कौन सा है, जो हमारा ड्रिवन फोर्स, ड्राइविंग फोर्स है, ओके। सो नाउ अब क्या करेंगे हम, इसमें ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, d2x/dt², ठीक है, और इसको फिर रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा m d2x/dt² प्लस हम उसको b और v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं dx/dt, ठीक है, इसको यहाँ लेके आ गए और kx को भी यहाँ लेके आ गए, तो ये इक्वल आ गया किसके, एफ नॉट कॉस ओमेगा dt, और ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन of an oscillator of mass m on which periodic force of angular frequency is applied. Oscillation initially oscillate with its natural frequency omega,
व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ठीक है, तो पहले क्या होगा, ऑसिलेटर अपनी ही फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, और उसके बाद जब हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे, so the oscillation with the natural frequency die out and the body oscillate with the angular frequency of the external periodic force। तो पहले बॉडी अपनी ऑसिलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, उसके बाद वो डाई आउट हो जाएगी, और अब बॉडी ऑसिलेट करेगी विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से। ओके, सो इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरह आएगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन पीरियोडिक है। ओके, सो वी कैन गिव दिस एज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग डेरिवेशन से हमको समझ सकते हैं। आपको अगर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस पूरे डेरिवेशन को दे दूंगा, जिससे ये आपको मिल जाएगा। ओके, सो नाउ अगेन दिस इज पीरियोडिक इन नेचर। टी टाइम है जब से हम पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करने लगे, ठीक है। अगेन विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग डेरिवेशन विद डिफरेंशियल इक्वेशन, and we can find the amplitude and amplitude will be given। ओके, अगर आपको डेरिवेशन पूरी देखनी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें ये डेरिवेशन की गई है, ठीक है। सो वी विल डायरेक्ट मूव टू द डेरिवेशन इज़ वेरी लॉन्ग, सो डायरेक्टली मैं इस पे जो एनालिसिस है वो देख लेंगे हम से, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड बाय दैट डेरिवेशन, ठीक है, बाय द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय एफ नॉट, फिर नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर होल पावर हाफ। आपको पता है इसमें मास है एम, ओमेगा क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा डी क्या है, दिस इज द ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड बी दिस इज द फोर्स कांस्टेंट जो डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, ओके, एंड टेन फाई भी क्या आ जाएगा, ठीक है। फाई क्या है, देखो फाई क्या हो जाएगा, जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसमें जो फेज डिफरेंस है वो आ जाएगा, ओके, वो माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा डी अपॉन एक्स नॉट आ जाएगा। अगेन दिस इज़ फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमें जो बात करनी है वो इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, इस एम्पलीट्यूड पे जिस पे हमारा डिस्कशन रहने वाला है। सो नाउ इसमें where m is the mass of the particle and v naught and x naught are the velocity and displacement of the particle at time t is equal to 0, ठीक है। मास है m, हमें पता मास है v नॉट x नॉट, वेलोसिटी है पार्टिकल की, ठीक है, एट टाइम t is equal to 0। ओके, नाउ इक्वेशन 14.39 shows the amplitude of the force oscillator depends on the frequency of the driving force। देखो जो एम्पलीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड, ओके, ऑफ द पार्टिकल। ओके, सो नाउ हम कुछ केसेस लेंगे, दो केसेस लेंगे एक्चुअली, ठीक है। देखो अब रेजोनेंस का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रेजोनेंस का ही है। ओके, तो देखते हैं। We can see a different behavior of the oscillator when omega t is far from omega and it is close to omega। तो जब ड्रिवन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में काफ़ी फ़र्क आएगा तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, और जब इनका ये क्लोज होगा ओमेगा डी के तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, उसको ही देखना है। तो पहला केस देखेंगे स्मॉल डैम्पिंग का, डैम्पिंग स्मॉल है, ठीक है, मतलब जो डैम्प फोर्सेस है वो बहुत कम है, ओके, और ड्रिवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी इनमें फ़र्क है, ठीक है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इन दिस केस ओमेगा डी विल बी मच स्मॉलर देन एम ब्रैकेट एम स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। ओके, तो हम बोल रहे हैं ना स्मॉलर डैम्पिंग, इसमें स्मॉलर डैम्पिंग हो रही है, तो बी क्या शो कर रहा है, बी शो कर रहा है डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट। ओके, सो ये फैक्टर भी कम हो जाएगा, डैम्पिंग कम हो रही है क्योंकि, ओके, सो ये कम हो जाएगा इस फैक्टर से, ठीक है। एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला याद रखना, रिलेशन, ठीक है। तो इस फैक्टर से ये क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो इसको हम इसका स्क्वायर है तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारा एफ नॉट एम अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं रिजल्ट को, एनालिसिस करते हैं इसका। shows the dependence of the displacement of the oscillator on the angular frequency of the driven oscillation for different amount of damping present in the system।
It may be noted that in all the cases amplitude is the greatest when omega d upon omega is equal to 1. ठीक है, अगर देखो हम क्या करते हैं इसमें से ना ओमेगा को कॉमन निकाल लेते हैं. ठीक है, ओमेगा को मैंने कॉमन निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर को इवन कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा देखो 1 माइनस ओमेगा डी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अगर ये 1 हो जाए, ठीक है, ओमेगा डी अपॉन ओमेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा और ए इनफाइनाइट हो जाएगा. ओके, यानी कि ओमेगा डी ओमेगा के ये ओमेगा डी अपॉन ओमेगा 1 बोलने का मतलब ही क्या है, ओमेगा डी ओमेगा के इक्वल. मतलब जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाए तो उस केस में एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट आ रहा है. ठीक है, इनफाइनाइट तब आ रहा है जब डैम्पिंग फोर्सेस को हम ज़ीरो मान रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ज़ीरो इनफाइनाइट आने का मतलब है कि वो तो कंप्लीट ही नहीं होगा ना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पहुंच गया वो, बट कुछ ना कुछ डैम्पिंग होगी, है ना. ज़ीरो तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ डैम्पिंग होगी प्रैक्टिकल केस में. तो उस केस में ये इनफाइनाइट तो नहीं आएगा लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, इंपॉर्टेंट केस है, जब ओमेगा डी ओमेगा की इक्वल होगा. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किसके बराबर है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के. वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस. ठीक है, रेजोनेंट का कंडीशन यही है, जब ओमेगा डी की वैल्यू ओमेगा की इक्वल होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब ड्रिवन फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी, तब उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज़ द केस ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, और अगर डैम्पिंग फोर्स को हम नेगलेक्ट करते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं, जो कि आइडियल केस है, उस केस में एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है, तो ये देखो, ये ग्राफ उसको इस शार्पनिंग और रेजोनेंट को शो कर रहा है. ठीक है, इसमें देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल शार्प हो गया एम्पलीट्यूड जब लीस्ट डैम्पिंग के लिए बी 50 ग्राम पर सेकेंड है. बी अगर डैम्पिंग फोर्स और बढ़ गए तो देखो शार्पनेस कम हो जाएगी. ठीक है, इफ़ वी गो ऑन चेंजिंग द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, द एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन इट्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी. मैंने अभी बताया आपको, अगर इक्वल हो जाए ये दोनों तो इनफाइनाइट हो जाएगा एम्पलीट्यूड. लेकिन कब होगा, ये आइडियल केस है जब डैम्पिंग ज़ीरो है, ऐसा रियल में नहीं होगा. ओके, तो कभी भी परफेक्ट डैम्पिंग ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो ज़ीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ होगा, इसलिए इनफाइनाइट तो नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम पहुंच जाएगा. ठीक है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन अ स्विंग दैट व्हेन द टाइमिंग ऑफ योर पुश एग्जैक्टली मैचेस विद द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग, योर स्विंग गेट्स द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. तो देखा ही होगा आपने, जब टाइमिंग मैच करानी पड़ती है ना, फ्रीक्वेंसी जो सिलेक्ट कर रहा है वो स्विंग और जो फ्रीक्वेंसी से हम पुश कर रहे हैं, अगर वो मैच कर गए उनकी फ्रीक्वेंसी, एक टाइमिंग हमने सही कर दी, तो एम्पलीट्यूड कितना दूर से ज़्यादा हो जाता है. दिस एम्पलीट्यूड इज़ लार्ज बट नॉट इन्फिनिटी बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम डैम्पिंग इन योर स्विंग, और कुछ ना कुछ डैम्पिंग तो होगी रियल लाइफ में. ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे. जब सेकंड केस लेंगे, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्लोज है, ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया हमने ये वाला. ठीक है, तो ओमेगा डी इज़ वेरी क्लोज. ठीक है, तो इसमें क्लोज है. अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, रीजनेबल वैल्यू ऑफ बी मान रहे हैं ना, मतलब स्मॉल डैम्पिंग नहीं बोल रहे इसमें. ठीक है, और वो क्लोज मान रहे हैं. अगर क्लोज है तो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा वो, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं. ओमेगा इसको, इस फैक्टर को देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन में, आई थी ना इक्वेशन में, इस फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट आ जाएगा उसका, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो गया, तो ये ओमेगा डी अपॉन टाइम्स बी हो जाएगा. ओके, तो ये आ गया. देखो अब, दिस मेक्स इट क्लियर दैट द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड फॉर अ गिवन ड्रिवन फ्रीक्वेंसी इज गवर्न बाय द ड्रिवन फ्रीक्वेंसी एंड द डैम्पिंग. ठीक है, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग में इज़ नेवर इन्फिनिटी, है ना. तो जब कुछ ना कुछ डैम्पिंग है तो ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता. ओके, जितना ज़्यादा कम होगा बी की वैल्यू, जितना ज़्यादा कम होगी एम्पलीट्यूड उतना ही बढ़ता जाएगा.
द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा कब होगा, जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी के क्लोज होगी या इक्वल हो जाएगी। ओके, एम्पलीट्यूड तब मैक्सिमम मिलेगा हमें। ओके, नाउ in our daily life we encounter phenomena which involve resonance. Your experience with swings in a good example resonance। तो swing का एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है कि रेजोनेंस का कैसे एग्जाम्पल है, और देखते हैं। You might have realized that skill in swinging to greater height lies in the synchronization of the rhythm of pushing against the down which the rhythm of the swing। ठीक है, ऊपर तक आपको स्विंग को पहुंचाना है, ठीक है, तो क्या करो, सिंक्रोनाइज कर दो। फोर्स जो लगा रहे हो आप बाहर से, पीछे से फोर्स लगा रहे हो, और जो स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करा दो, देखो बहुत एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर और एग्जांपल इसके। टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट फर्दर लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ 5 सिंपल पेंडुलम्स ऑफ असॉर्टेड लेंथ सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन रोप एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो 5 रोप देखो, 5 रोप से हमने क्या कर दिया, 5 पेंडुलम को एक रोप से टाई कर दिया, इस तरह से ये अरेंजमेंट है। ठीक है, और आप ध्यान से देखोगे तो 1 और 4 की लेंथ सेम है, बाकी सबकी लेंथ डिफरेंट है। ओके, नाउ लेट अ सेट पेंडुलम 1 इनटू मोशन। 1 को हमने मोशन में लेके आ गए। द एनर्जी फ्रॉम दिस पेंडुलम गेट्स ट्रांसफर टू अदर पेंडुलम थ्रू द नेकिंग रोप एंड दिस स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो हमने इसको ऑसिलेट कराया तो इसकी एनर्जी इस रोप के थ्रू इनमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो भी ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, नाउ द ड्राइविंग फोर्स इज प्रोवाइडेड थ्रू द कनेक्टिंग रोप, और जो ड्राइविंग फोर्स है वो कनेक्टिंग रोप से प्रोवाइड कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी द फोर्स इज फ्रीक्वेंसी विथ विच pendulum 1 oscillate. If we observe the response of pendulum 2, 3, 5, they first start oscillating with their natural frequencies of oscillation different amplitude। तो अगर हमने तो 1 को फ्रीक्वेंसी 1 ऑसिलेट कराया, ठीक है, तो 2, 3, 5 भी क्या करेगी, ये भी ऑसिलेट करेगी, पहले अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी कुछ देर तक और डिफरेंट एम्पलीट्यूड से। ठीक है, लेकिन डैम्पिंग की वजह से क्या होगा, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब देखो कुछ देर बाद, ठीक है, पहले अपनी फ्रीक्वेंसी से, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 1 मतलब पेंडुलम 1 की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी। देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ग्रेजुअली चेंजेस एंड अल्टीमेटली ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। फिर पेंडुलम 1 की फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कराएगी, लेकिन अभी भी क्या होगा, अभी भी इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। ठीक है, क्यों होगा डिफरेंट, क्योंकि देखो क्या है, ये इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं कर रहा है ना, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से काफ़ी दूर है, तो एम्पलीट्यूड कम है। हमने ये देखा था ना, जितना ये क्या होगा, ये फॉर्मूला देख सकते हैं, जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना एम्पलीट्यूड कम होगा। द रिस्पॉन्स ऑफ पेंडुलम 4 इज इन कॉन्ट्रास्ट विद दिस सेट ऑफ पेंडुलम। 4 का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, इट ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ पेंडुलम 1 एंड एम्पलीट्यूड पिक्स अप बिकम वेरी लार्ज। 4 की फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल सेम रहेगी इसकी 1 की फ्रीक्वेंसी से। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, 4 की जो एम्पलीट्यूड है वो 1 की एम्पलीट्यूड मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दोनों की लेंथ सेम है ना, फ्रीक्वेंसी लेंथ पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनकी दोनों की लेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना। और जगह ये जिनमें, जब हमने अभी फॉर्मूला देखा, इनमें डिफरेंस जब कम हो जाए तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। ये वाला केस नियर है जब ये, ठीक है, तो रेजोनेंस आ जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। आगे देखते हुए लास्ट पैराग्राफ। We have so far considered oscillating systems which have just one natural frequency. In general, the system may have several natural frequencies. तो हमने अभी तक ऐसा सिस्टम एक ही फ्रीक्वेंसी, बट ऐसे सिस्टम भी होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ऑफ सच सिस्टम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एयर कॉलम इन द नेक्स्ट चैप्टर में इसके एग्जाम्पल देखेंगे। Any mechanical structure like a building, a bridge or an aircraft may have several possible frequencies, natural frequencies,
एन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स और डिस्टर्बेंस विल सेट दिस इन फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट हो गया, बिल्डिंग का ब्रिज हो गया, इसकी कई पॉसिबल नेचुरल फ्रिक्वेंसीज हो सकती है। ठीक है, और कोई एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स या डिस्टर्बेंस क्या कर सकता है, इसमें फोर्स ऑसिलेशन करा सकता है। इफ़ एक्सीडेंटली द फोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ओमेगा डी मैचेस हैपन टू बी close to one of the natural frequency of the system, the amplitude will shoot up resonance resulting possible damage। एग्जाम्पल के लिए देखो, ब्रिज है जैसे, ठीक है, ब्रिज की एक से ज़्यादा नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब सपोज फोर्स ऑसिलेशन की वजह से कोई भी हो सकता है, हैवी ट्रक या कुछ भी चीज़ जो भी उसमें से ट्रेवल कर रहा है, या विंड की वजह से क्या हुआ, एक्सटर्नल जो ड्राइविंग फोर्स जनरेट हुआ उसमें, ठीक है, उसको वो ऑसिलेट करा रहा है। और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई किसी रीजन से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी और जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, इस तरह से। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, एम्पलीट्यूड कभी रेजोनेंस का केस वहाँ पर तो ना आए। ओके, इसलिए क्या करते हैं सोल्जर्स को, क्या करते हैं, जब आउट ऑफ स्टेप जाने को, मतलब जो मार्च करते हैं मार्च नहीं करते हैं ब्रिज पे, अगर उनकी जो मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, तो क्या होगा, तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। फॉर द सेम रीजन एन अर्थक्वेक विल नॉट कॉज यूनिफॉर्म डैमेज टू ऑल बिल्डिंग इन एन अफेक्टेड एरिया इवन दे आर बिल्ड विद द सेम स्टैंडर्ड मटेरियल। ठीक है, तो एक अर्थक्वेक है, क्या सारी बिल्डिंग्स को वो सेम डैमेज करता है? नहीं, मटेरियल से भले ही एक से बनाओ, क्योंकि उन सब की हाइट वगैरह अलग है बिल्डिंग्स की, तो क्या होगा, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज वो अलग अलग है। तो अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी है वो जिस बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो उससे वो रेजोनेंस में आ जाएगा और उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और उसके गिरने की चांसेस, बिल्डिंग की उसमें डैमेज की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट अदर साइज पैरामीटर, ना हाइट पे करती है और पे डिपेंड करता है, बिल्डिंग के मटेरियल पे भी करता है। ठीक है, दिस द वन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्लोज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्मिक वेव स्लाइटली डैमेज, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप कि मैं इसको बहुत बेटर वे में समझा पाया हूँ। ठीक है, अगर आप समझा पाए हो तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे इस वीडियो को हेल्प मिल सकती है। कोई भी फीडबैक आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। साथ ही साथ आप, अगर आपको ये हेल्प मिली और लगता है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो ताकि मैं और वीडियोज़ बना सकता हूँ, तो आप यूट्यूब थैंक्स का यूज़ करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।